ब्रीथिंग के बारे में तो कर लिया था ना, रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं हम। रेस्पिरेशन क्या बताया था? देखो इसमें बोल सकते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है। अब एक चीज का ध्यान करना है, जो रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं अब इसमें हम ब्रेकडाउन पढ़ रहे हैं। देखो अब ब्रेकडाउन है जो इसमें इनकम्प्लीट हो रहा है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जब ब्रेकडाउन होगा वो किस किस का हो रहा है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, कुछ अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट हैं, अब जब इनका जो ब्रेकडाउन होगा, इनका ब्रेकडाउन होगा तो यहां से कुछ एनर्जी रिलीज होगी, यहां से कुछ एनर्जी रिलीज होगी, और यहां से जो एनर्जी रिलीज होगी ना, उनको कौन यूज करेंगे? उनको यूज करेंगे सेल्स, ठीक है, मेटाबॉलिज्म के लिए। अब यहां पे एक बात नोट करने की है, जो यहां पे ब्रेकडाउन हुआ है ना, यहां पे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। अब मैंने इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन क्यों बोला है? चलो ना, अब देखो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन में देखो इसलिए बोला है मैंने, क्योंकि यहां पे अपने 3 स्टेप्स और आ रहे हैं। कौन से? एक तो आ रहा है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा आ रहा है, बाद में कर लेना ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा आ रहा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इस चैप्टर को कोशिश करेंगे 3 लेक्चर्स में पूरा करने की। कुछ बातें मतलब बताई जाएंगी, याद रखना उनको, या फिर नोट बना के साइड में लिख लेना जो बातें बताई जाएं, जो ना लिखी जाए। ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, या फिर लास्ट में आ सकता है क्रेब्स साइकिल। फिर उसके बाद जाके एनर्जी रिलीज होगी, फिर यहां पे जाके एनर्जी रिलीज होगी। अब डायरेक्ट यहां से क्या हो रहा है? अब ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, यानी कि ये वाले स्टेप तो आई नहीं बीच में, तो इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन बोल रहे हैं, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन बोल रहे हैं। देखो इसके बारे में मैं बता भी चुका हूं, एक बार रिपीट भी कर दूंगा। और ये जो दोनों स्टेप्स हैं ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें, प्लांट फिजियोलॉजी में बात करेंगे और एनिमल फिजियोलॉजी में भी। लिख लिया भाई? लिख लो, एक जितना भी है ये तो लिख लो। पहले वाला रहेगा वहां, वो बेसिक है, मैं बाद में लिखवा दूंगा, फिर वीडियो में से देख के लिख लेंगे। इतना लिख लिया गया, ये तो लिख लिया। मैं देखो जो पॉइंट बता रहा हूं ना, उस पॉइंट को समझो। यहां से क्वेश्चन निकालेंगे, इवन जो नीट में भी आया हुआ है, यहां से क्वेश्चन एक नीट में आया हुआ है, मैं उस क्वेश्चन को भी बताऊंगा। लेकिन पहले जो स्टेप्स है ना वो देख लो, या फिर जो टॉपिक बन रहा है वो देख लो एक बार। ये तो हो गया, अब आ जाओ। अब मैं बात करूं ग्लाइकोलाइसिस की। जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का, ये सिंपल पढ़ रहे हैं, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब इसी को हम रेस्पिरेशन के अंदर काउंट कर रहे हैं। देखो कैसे, अगर मैं बोलूं रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को अगर केमिकल फॉर्म में देखा जाए तो मैं बोल सकता हूं रेस्पिरेशन क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है,
ये लिख दिया हमने। अब यहाँ से हम दो चीज बना रहे हैं, दो पॉइंट बना रहे हैं, वहां से टाइप भी बना सकते हैं हम, दो टाइप बना लो यहीं से। एक को मान लो एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरे पॉइंट को बना लो एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा मैं उसको क्या बोल सकता हूं कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये बोल सकते हैं ना, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको एरोबिक बोलते हैं ना। यही बोलते हैं कि जब रेस्पिरेशन किसकी प्रेजेंस में हो रहा हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। अब इसमें अगर मैं बात करूं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा, अगर इसी को हम लिखे तो इसमें लिख देंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये बोल सकते हैं ना कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो यहां से हमें दो स्टेप्स और देखने को मिल रहे हैं जिनको हम टाइप्स बता सकते हैं कि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम काउंट कर रहे हैं। कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट वाला एक हुआ लैक्टिक एसिड, एक हुआ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और दूसरा क्या बना यहां से, दूसरा बना एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यहां से दो टाइप हम बना सकते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। अब इनको डिस्कस करना है। देखो वैसे हम बोल सकते हैं कि एरोबिक कौन सा होगा, जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, एनारोबिक कौन सा होगा, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। अब जब ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, फिर दो स्टेप्स हम बता सकते हैं। फर्स्ट वाला क्या होगा जिसमें फर्मेंटेशन होगी लैक्टिक एसिड की, दूसरा वाला क्या होगा जिसमें फर्मेंटेशन होगी अल्कोहल की। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा पूछा था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन उसका मतलब क्या है करें नेक्स्ट चलें। अब हम चल रहे हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है, चलें। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता क्या है? अब देखो हम पढ़ रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यानी कि हमने क्या लिया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन एटम होते हैं। अब इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, सबसे पहले किसके अंदर होगा, पायरुवेट के अंदर। यानी कि अब पायरुवेट के कितने कार्बन होते हैं, 3, तो 6 को पूरा करना है तो मेरे को 2 इंटू पायरुवेट मॉलिक्यूल करना पड़ेगा, 2 इंटू पायरुवेट मॉलिक्यूल। अब ये तो पायरुवेट मॉलिक्यूल करोगे, अब यहां से जो एसिड बनेगा वो कौन सा एसिड बना, वो बनेगा पायरुविक एसिड, वो बनेगा पायरुविक एसिड। सेम इसमें क्या है, 2 इंटू C3 कर लो या 3C कर लो। C3 में बता रहा हूं कि 3 कार्बन एटम होगा और 2 मॉलिक्यूल है तो 3 2 जा 6 कार्बन पूरे। ये जो 3 पायरुवेट मॉलिक्यूल है, फिर जो 3 पायरुविक एसिड होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इंटू लैक्टिक एसिड के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड के अंदर। अब लैक्टिक एसिड के अंदर वो कन्वर्ट होगा, वो किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे एक एंजाइम होगा, उस एंजाइम का हम नाम लिखेंगे लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजीनेज, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजीनेज। इस एंजाइम की हेल्प से जो पायरुविक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लैक्टिक एसिड में। अब कैसे हो रहा है, देखो मैं वर्ड लिख रहा हूं डिहाइड्रोजीनेज, इसका मतलब क्या हुआ, डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रोजन का मतलब निकालना।
यानी कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ना है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। मैं देखो हर एक चीज जो लिख रहा हूँ उसका मतलब बता रहा हूँ, क्योंकि हम ना ये प्लांट फिजियोलॉजी में भी करेंगे, और जैसे ही हम वो करेंगे, जैसे क्रैब साइकिल वगैरह करेंगे या फिर ग्लाइकोलिसिस पाथवे करेंगे +1 लेवल पे, तो वहां पे हाइड्रोजनेशन इन चीज का पता होना चाहिए। अब देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को निकालना है, वो कैसे निकालना है। अब देखो जब पायरुविक एसिड बना तो यहाँ पे साथ में क्या बना था, NADH प्लस H पॉजिटिव बना था, ठीक है। अब यहां से ये वाले जो हाइड्रोजन होंगे, ये दोनों, इनको निकाल के इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, लैक्टिक एसिड में। तो यहां पे सिर्फ कौन बचेगा, NAD पॉजिटिव। तो ऐसे लैक्टिक एसिड बन रहा है। आई बात समझ। देखो हम बिल्कुल अगर बात करी जाए 10th लेवल पे, तो सिर्फ क्या बोलते हैं कि ग्लूकोज है किस में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुवेट मॉलिक्यूल में। पायरुवेट से किस में जा रहा है, लैक्टिक एसिड में, और CO2 बाहर निकल रही है, ऐसा बोलते हैं ना। वो कब होता है, लैक्टिक एसिड के टाइम पे CO2 निकलेगी, नहीं निकलेगी, है ना, नहीं निकलेगी। तो हम सिर्फ क्या बोलते हैं कि लैक्टिक एसिड बनता है, और वो कहाँ बनता है, मसल्स के अंदर बनता है। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे पढ़ते हैं ना 10th में, तो यहाँ पे उस चीज को थोड़ा सा हमने 2-4 पॉइंट्स और ऐड कर दिए। ये समझ में आया। पायरुविक एसिड आके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा सर। हाँ, ये एंजाइम करवाएगा, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेशन। पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड। हाँ, ठीक है। अब जितना ज्यादा लैक्टिक एसिड बनता जाएगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी क्या होगी, लॉस हो रही है। एनर्जी लॉस का मतलब क्या है, जैसे हम बोल रहे हैं कि ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उतनी ही ज्यादा थकान होती जाती है ना, यानी कि ग्लूकोज कंज्यूम होती जाती है। वो जो एनर्जी मिलती है ना, वो एनर्जी एक्सरसाइज करने में, तो उससे उतना ही ज्यादा लैक्टिक एसिड बन रहा है, ठीक है। ये चीज हो गया। अब ये तो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अगर मैं बात कर रहा हूं दूसरा कौन सा था, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर बात की जाए एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अब एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर क्या होगा, इसको साफ कर दूं। ये चीज तो समझ आई है ना जो बताइए। देखो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होगा, अब पढ़ तो हम किसको, रेस्पिरेशन को। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज को क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोल रहे हैं ना। तो इसमें भी क्या होगा, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा, यानी कि 6 कार्बन एटम वाला मॉलिक्यूल होगा, वो पहले तो किसमें कन्वर्ट होगा, पायरुवेट के अंदर ही जाएगा ना। अब इसके पास कितने हैं, 6 कार्बन है। इसके पास कितने हैं, सपोज किया 3 गए ना। फिर 3 को पूरा कर दो। फिर ये देखो ये किस में कन्वर्ट हो रहा था, जब एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एल्कोहल। और एल्कोहल कौन सा बन रहा है, इथेनॉल बन रहा है, प्लस साथ में कौन सी गैस, CO2, ठीक है। और साथ में यहाँ पे एनर्जी क्या होता है, लॉस होता है ना। एनर्जी है जो, ये देखो एनर्जी को इसलिए हम किस में शो कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस में शो कर रहे हैं। अब जो ये मॉलिक्यूल बना है, इसका अगर फॉर्मूला लिखें तो हम क्या होगा, C2H5OH। 2 कार्बन ये रहे और 1 कार्बन ये रहा, हो गए 3 कार्बन पूरे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। समझ में आया। क्वेश्चन करें, लिख लिया, लिख लो फटाफट। क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन लिख लो। In anaerobic respiration, incomplete breakdown of the लिख लिया क्वेश्चन। ऑप्शन लिख लो, फर्स्ट ऑप्शन लिख लो, एक मिनट, फर्स्ट ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट डालो, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। दूसरा ऑप्शन डाल लो, फ्रक्टोज एंड सुक्रोज। थर्ड ऑप्शन डाल लो,
लैक्टिक एसिड प्लस एल्कोहल, ठीक है, या यहाँ पे एंड बना दो और फोर्थ ऑप्शन डाल लो यहाँ पे लैक्टिक एसिड एंड CO2, ठीक है। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। अब उसने क्या पूछा कि इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन होगा उस कंडीशन में जब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा तो उसके अंदर क्या प्रोडक्ट अपना बनेगा, कंप्लीट में इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट में कौन सा आपने किया अभी, ये वाला, ठीक है। कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता रेस्पिरेशन के अंदर, ये एनसीईआरटी में पढ़ना, ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है, लिखिए। चलें नेक्स्ट। अब देखो, अब हम चल रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में, आई थिंक पता लग गया। अब देखो, अगर हम ऐसा बोलें कि अगर अपने पास ऑक्सीजन है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन है और सेलुलर रेस्पिरेशन बोल सकते हैं, तो उसके केस में रिएक्शन अपनी क्या आएगी, क्या रिएक्शन आनी चाहिए, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ना है, यानी कि C6H12O6। कब, जब उसके पास क्या है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन है किसके अंदर हो रहा है, ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है ना, क्योंकि इसी को तो पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ग्लूकोज टूटने की वहां से जो एनर्जी मिलेगी उसको यूज करेंगे सेल्स, है ना। तो ग्लूकोज किस में टूट रहा है, यहां से कौन सी गैस निकल रही है, CO2 प्लस यहां से क्या निकल रहा है, वाटर, प्लस यहां पे एनर्जी का लॉस हो रहा है ना, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर अगर हमें काउंट करना तो कुछ ये वाली रिएक्शन कुछ ऐसी आएगी, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, एक बार रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करने से पहले एक बार हम बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन की। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है, देखो हमने नॉन कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे। सपोज प्रोटोजोन से स्टार्ट कर लो, प्रोटोजोन्स टू अप टू ले लो निमेटोड है ना, एस्केलेहेल्मिन्थेस कर लो। यहां तक तो क्या होता है, इनके पास कोई प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, तो मैं बोल सकता हूं किसके थ्रू करेंगे, थ्रू बॉडी सरफेस। उसके बाद अगर देखा जाए जो एनालिडा वो किसके थ्रू करता है, रेस्पिरेशन, एनालिडा। अच्छा, उसके या फिर हम बात कर लेते हैं मोलस्क या फिर मोलस्का, ठीक है। तो ये किसके मतलब इसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा, या फिर हम बात कर लेते हैं आर्थ्रोपोडा, उसमें भी स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं लाएंगे आर्थ्रोपोडा के अंदर, है ना। वो हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो पढ़े थे उनके अंदर अलग अलग। कॉकरोच में कौन सा होगा, कॉकरोच का लिख लो, हाँ वो रेस्पिरेशन के लिए। और जो रेप्टाइल्स हैं, एल्स हैं, या फिर हाँ ठीक है। और हम
ले सकते हैं इसमें, एक ले सकते हैं हम एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, ठीक है ना। अब इनके अंदर कौन कौन हो सकते हैं? एनालिडा के अंदर कौन आएगा, कौन आ सकता है? नेफ्रिड एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा, हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात कर रहे हैं। सोचो हमने एनिमल किंगडम कर लिया, गिल्स आए थे, कॉकरोच के अंदर क्या आया था? बोलो बोलो बोलो। इसके अंदर क्या था? टिनिडिया था ना, मोलस्का के अंदर। देख लो एम्फीबियंस के अंदर कौन था? एम्फीबियंस देखो इसके पास स्किन से भी कर सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, है ना, या फिर बॉडी सरफेस से भी कर सकता है, या फिर लंग से भी कर सकता है। रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स या फिर एव्स या फिर मैमल्स, इनके अंदर क्या होंगे? लंग्स प्रेजेंट होंगे। अच्छा, हमने इन तीनों में से एयर कैविटी किसके अंदर पड़ी थी? एयर कैविटी किसके अंदर होगी? एव्स के अंदर होगी, ठीक है। बता देना है। अब अपन एनिमल किंगडम कर लिया, उसमें हर एक पॉइंट लिखवाया हुआ है। एक बताना, बुक लंग्स किस में होते हैं? बुक लंग्स कौन सब समझ के बता दो। आ जाओ रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, आ जाओ रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आ जाओ। देखो एक वर्ड हम लेते हैं इनहेलेशन और एक वर्ड हम लेते हैं एक्सेलेशन। एक्सेलेशन, इनहेलेशन होगा, इनहेलेशन का मतलब ऑक्सीजन का अंदर आना ना और CO2 का बाहर जाना, यही पढ़ रहे हैं। अब स्टार्टिंग कहां से करेंगे? देखो सबसे पहले एक्सटर्नल जो लेयर्स होंगे, ठीक है, इनको बोलते हैं, जो नाक वाले हैं ना छेद, इनको एक्सटर्नल लेयर्स बोलते हैं, पेयर्ड कंडीशन में होते हैं। उसके बाद जो एयर है कहां जा रही है? नेजल चैम्बर के पास, नेजल चैम्बर के पास। उसके बाद एयर कहां जा रही है? इंटरनल नोस्ट्रिल के पास। इंटरनल नोस्ट्रिल से कहां जा रही है? फेरेंक्स के पास। और फेरेंक्स में भी दो होते हैं अपने, फेरेंक्स में एक तो होता है नेजोफेरेंक्स, एक तो होता है नेजोफेरेंक्स और दूसरा होता है ओरोफेरेंक्स। ओरोफेरेंक्स तो पहले यहां जाएगी और फिर यहां जाएगी, फिर इसके बाद यहां से फिर कहां पे जाएगी? ट्रैकिया। ट्रैकिया से पहले और कुछ भी आता है ना, यहां पे ले लो लेरेंक्स। लेरेंक्स से आ जाओ फिर। अब देखो ग्लोटिस के बारे में बता रहा हूं मैं। ग्लोटिस देखो, जैसे मैं ऐसे पढ़ रहा हूं, ये तो मान लो वेंट्रल साइड और ये मान लो डोर्सल साइड। बैक साइड होती है डोर्सल वाली और सामने वाली होती है वेंट्रल। तो जो
ग्लोटिस है, जो ग्लोटिस होगा ये देखो ये भी डिवाइड हो रहा है। अगर मैं बोलूं वेंट्रल साइड और डोर्सल साइड, एक बना वेंट्रल साइड और एक बना डोर्सल साइड। अब वेंट्रल साइड तो वो क्या बना रहा है, वेंट्रल साइड। डोर्सल साइड बना रहा वो गुलेट या फिर कैविटी बोल सकते हैं, ठीक है। और वेंट्रल साइड पे जो ग्लोटिस होगा वो क्या बनाएगा, जो ट्रैकिया के अंदर एंटर करेगा। बोलो बोलो बोलो। ये वाला यहाँ सोचो 10th में पढ़ा है, वही बात आ गई ना, है ना। दोबारा पूछिए जी, दूसरी जगह। ग्लोटिस के वेंट्रल साइड में, यानी कि इसके बाद हम जस्ट ट्रैकिया में एंटर कर रहे हैं, यहाँ से ट्रैकिया में एंटर कर रहे हैं, तो इसको डिवाइड कर रहा है यहाँ पे एक वेंट्रल साइड और एक डोर्सल साइड। तो वेंट्रल साइड क्या होगा और एपिग्लोटिस नहीं होगा। ग्लोटिस में तो दो ही होते हैं, हाइपोग्लोटिस एपिग्लोटिस, वो नहीं है। बताना एक और चीज है, ठीक है। हिंट दे देता हूं, जी से ही बन रहा है, क्या बन रहा है सोच के बता देना, ओके। ये चीज देखो पहले समझ में आई। अब यहाँ पे देखो ये चीज लिखी, यहाँ पे मैं एयर लिख रहा हूँ, एयर लिख रहा हूँ, और यहाँ पे नेजल चैम्बर है। अब नेजल चैम्बर के पास क्या प्रेजेंट है, स्मॉल एयर्स प्रेजेंट है ना, प्लस इसके पास क्या प्रेजेंट है, सीबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट है। अच्छा सीबेसियस ग्लैंड का क्या काम होता है बाबू? अरे ग्लैंड है तो सेक्रेशन तो करेगी ही, क्या सेक्रेट करेगी ये बता दो। ये यहाँ पे दोनों क्या करते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल होगा, जो फॉरेन पार्टिकल होगा उसको ट्रैप करेगी, याद रखना, फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप करेगी दोनों की दोनों मिलके। वैसे बेसिकली अगर देखा जाए सीबेसियस ग्लैंड ऑयल सेक्रेशन में हेल्प करती है, ऑयल सेक्रेट करवाने के लिए सीबेसियस ग्लैंड। ऐसे बोलता है ना कि फेस पे ऑयल आ जाता है, वो सीबेसियस ग्लैंड की वजह से, ठीक है। यहां तक बताओ समझ में आया नहीं है, ट्रैकिया तक पहुंच चुके हैं। जी से क्या था सर? वो तो तुम बताओगे फिर मैं बताऊंगा, पता कीजिए। बताना बताना। 2 मिनट यहाँ तक बताओ, क्लियर हुआ नहीं हुआ, हो गया? बोलो बोलो। और एक हिंट और दे रहा हूं, देखो मैंने डोर्सल साइड में लिखा है ये वाला, क्या पता ये वाला इधर हो, सेम ही है सर, एक तो क्या पता भाई, कुछ भी हो सकता है, कल बताना मेरे को। गलत से बताओ जिसका फिर पढ़ाई होगी ना ना तुम ये बताना कल को, अगर तुमने भी ये लगा दिया फिर मैं बताऊंगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले एक बार खुद सोच के आना थोड़ा सा। कल तक तो पता नहीं क्यों जी ये ये चीज समझ में आया नहीं आया? समझ में आया पक्का? चले फिर नेक्स्ट। हम ट्रेकिया तक पहुंच चुके हैं। ट्रेकिया को हम क्या बोल रहे हैं? विंड पाइप बोल रहे हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ना, सपोज किया कुछ इस टाइप से बना लो, ये कुछ इस टाइप से, इस पे कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ इस टाइप से कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं।
अभी वेंट्रल साइड है। अब वेंट्रल साइड कौन है? देखो अगर इसकी वेंट्रल साइड है और एक डोर्सल साइड है, डोर्सल साइड पे तो कौन होगा? बोलो वर्टिब्रल कॉलम। और वेंट्रल साइड पे कौन होगा? स्टर्नम होगा ना, होगा। और ये भी पता है तुम्हें फेरेंक्स का क्या काम होता है? फेरेंक्स एक कॉमन पैसेज होता है ना फूड पाइप और विंड पाइप के लिए। तो देखो अब बीसी के अंदर हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले कौन आ रहा है? सर्वाइकल कितने होते हैं? 7 तक होते हैं ना, है ना। और जो थोरेसिक T12 होते हैं अपने, होते हैं L कितने होते हैं? 5 होते हैं नंबर। S कितने होते हैं? 4 फ्यूज्ड फॉर्म में ना। काउंट कर लेना एक 120 टोटल होगा सर। कोकेशियन ये कितने होते हैं? 120 फ्यूज हो गया एक हो जाता है। वैसे कितने होते हैं? काउंट करना एक बार। 4 होगा मेरे को। 4 C C7 T12 L5 S5 S5। अब C कितने हो गए? काउंट करना कितने हो गए? देखो वैसे होंगे 4, लेकिन ये फ्यूज्ड हो जाएंगे, ये फ्यूज्ड हो जाएंगे, याद रखना। तो मैं यहां से एक चीज बता रहा हूं, मैं यहां से एक चीज बता रहा हूं। देखो ये आगे डिवाइड हो जाता है, ये आगे डिवाइड हो रहा है, ऐसे मान लिया कुछ इस टाइप से, ऐसे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब डिवाइड हो रहा है तो ये क्या बनाया? ये डिवाइड होने के बाद क्या बनाया उसने? प्राइमरी ब्रोंकस, ये बनाया प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है। अब कौन से वर्टिब्रल कॉलम में ये डिवाइड होंगे, ये क्वेश्चन है। तो ये होंगे T5 से, T5 से, इस चीज को याद रखना, ठीक है। थोरेसिक रीजन के 5 वर्टिब्रल कॉलम से ये डिवाइड हो जाएंगे। कौन? ट्रैकिया, किसके अंदर? प्राइमरी ब्रोंकस के अंदर, ठीक है। राइट और लेफ्ट लगा लेना, ये भी प्राइमरी ब्रोंकस और ये भी प्राइमरी ब्रोंकस। आई थिंक बात क्लियर है, क्लियर है यहां पे बताओ। अब देखो यहां पे जो मैंने बनाया है, यहां पे ये जो मैंने बनाया है, ये होता है अपना कौन सा कार्टिलेज होगा? हायालिन कार्टिलेज से बने होते हैं, हायालिन कार्टिलेज से बने होते हैं। और एक बात और नोट कर लो, जो हायालिन कार्टिलेज होगा वो कंप्लीट होता है इनकम्प्लीट होता है? बोलो कंप्लीट या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट होगा। अब इनकम्प्लीट क्यों होगा भाई शुभम? इनकम्प्लीट क्यों होगा? बोलो बोलो बोलो। अगर ये वाला कंप्लीट हो गया ना तो क्या होगा? इलास्टिसिटी नहीं आएगी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि हम जैसे एकदम सांस ज्यादा लेते हैं ना तो वो नहीं ले पाएंगे अगर ये बंद होगा तो कुछ इस टाइप से होता है। देखो ये इस टाइप से सी टाइप बोल सकते हैं, सी टाइप का, ठीक है। इनकम्प्लीट होता है और हायालिन कार्टिलेज से बना हुआ है, ये चीज ध्यान रखना। बात क्लियर हुई यहां तक? प्राइमरी ब्रोंकस तक समझ में आया? रेस्पिरेटरी सिस्टम ही चल रहा है अभी तो, आज रेस्पिरेटरी सिस्टम कर रहे हैं, बस वो खत्म करवा दें, मैकेनिज्म नहीं स्टार्ट करूंगा। चलिए प्राइमरी ब्रोंकस तक हो गया अपना, प्राइमरी ब्रोंकस। इसके बाद ये किसमें डिवाइड होती हैं? सेकेंडरी ब्रोंकस। फिर ये किसमें डिवाइड होती हैं?
ऐसे है ना, ब्रोंकस या ब्रोंकिया ही पढ़ रहे हो, है ना, मतलब सिंगुलर प्लूरल का केस वो तो हो जाएगा ना। और फिर बनते हैं ब्रोंक्यूल्स, बहुत छोटी छोटी, है ना। अब यहां से हम दो फेज बना रहे हैं। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, मतलब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो फेजेस बना रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के हम दो फेजेस बना रहे हैं, फिर दो जोन बना रहे हैं समझने के लिए। एक को बना लो तुम कंडक्टिंग जोन, एक को बना लो तुम कंडक्टिंग जोन, या फिर कंडक्टिंग फेज बोल लो, या फिर कंडक्टिंग फेज बोल लो, ठीक है। अब कंडक्टिंग जोन कहां से कहां चलेगा, देखो अब हमने ओवरऑल बताना है कि जो एयर है वो कहां कहां से आई है, यानी कि ऑक्सीजन कहां से इनहेल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो स्टार्ट हम कहां से कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सटर्नल नेयर्स से ना, फिर कहां जा रही है वो नेजल चैम्बर के पास, और फिर कहां जा रही है वो इंटरनल नेयर्स के पास, फिर कहां जा रही है वो बता दो, फेरेंक्स के पास। और फेरेंक्स में बताया था ना, पहले तो जाएगी नेजोफेरेंक्स के पास, सेकेंडली कहां जाएगी ओरोफेरेंक्स के पास, फिर कहां जाएगी वो फिर लेरेंक्स, और फिर ग्लोटिस, सही है ना। ग्लोटिस के बाद फिर वो जाएगी ट्रेकिया। अब ट्रेकिया में फिर कहां गई वो प्राइमरी ब्रोंकस के पास, प्राइमरी ब्रोंकस के पास गई, फिर प्राइमरी ब्रोंकस से फिर कहां गई सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर उसके बाद कहां गई बोलो टर्सरी ब्रोंकस, फिर उसके बाद कहां गई, अभी नहीं जाएगी, अभी छोटी एलिमेंट में चली जाएगी। इतना तो सफर करेंगे, क्या हो गया, मतलब ये हो गई इतना सफर कर ना लिया। ना 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 ना, अभी आ जाओ टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियाई के पास जाएगी, फिर कहां चलेगी, फिर कहां लेके जाएं, फिर यहां लेके जाते हैं यहां से कहां जाएगी रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, फिर यहां से कहां जाएगी प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, अब थोड़ी प्राइमरी सेकेंडरी बनाओगे, कहां जाएगी बोलो बोलो बोलो, फिर जाएगी अपनी, यहां से लिख लो तुम एल्वियोलर डक्ट्स। लेकिन एल्वियोलर डक्ट्स में आएगा कौन कौन, एनसीईआरटी में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा वो एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स के बीच में होगा। अब उसमें डक्ट्स कौन से आएंगे, एनसीईआरटी में दे रखा था, नहीं दे रखा, फिर फायदा क्या करने का, डायरेक्ट तो पता तो होने चाहिए कहां से कहां जाते हैं, मैकेनिज्म में नहीं आएगा वो। पुरानी एनसीईआरटी में एल्वियोलर डक्ट्स में क्या क्या आएगा, आ जाओ स्टार्ट कर लो, एल्वियोलाई पढ़ लो एल्वियोलाई डक्ट्स होंगे, फिर उसके बाद एट्रिया होगा, फिर एल्वियोलाई सैको, डक्ट के बाद एल्वियोलाई के बाद फिर से डक्ट, डक्ट्स के बाद कहाँ एल्वियोलाई, वहाँ में ग्रीन के बाद वाइट। अरे ये तो सारे मैंने एल्वियोलाई डक्ट्स बताए हैं,
डक्ट्स में क्या क्या आएगा। सर आप जो बताते बताते वो करवाने लग गए। नहीं, यहां तक जाएंगे हम, ये जोन ही चला जा रहा है। फर्क है सर। क्या फर्क है? कभी ना कभी बहुत कुछ सीखोगे तुम। सारे अलग तरीके से पढ़ा रहा था। ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला तरीका सर तो तीनों को पता है। कंडक्टिंग जोन या फिर कंडक्टिंग फेज वाला समझ में आया? हाँ, दूसरा कौन सा है? एक्सचेंज जोन बोल लो या फिर एक्सचेंज फेज बोल लो। इसमें कहां से कहा जाएंगे वो? एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स। ठीक है, यहां पे वो सब लिख देना जो डक्ट्स में लिखवाए हैं। ठीक है, टाइम बता दो थोड़ा। हो गया सर 45 मिनट हो गया पढ़ लेंगे। ना 4:17 में 4:30 पे खत्म करेंगे क्लास। लिख लिए? अब देखो, अब ये वाला किसके अंदर पढ़ रहे हैं? देखो ट्रेकिया है, डिवाइड हो रहा है। अब डिवाइड होकर किसके अंदर जा रहा है? वो लंग्स के अंदर। अब तो लंग्स को डिफाइन करना है। लंग्स को डिफाइन करना है। लंग्स मीजोडर्मल ओरिजिन होगा, मीजोडर्मल इन ओरिजिन होगा। अच्छा मेरे को ये बताओ, जो हमने अभी पढ़ा है ना अप टू एल्वियोलर डक्ट या फिर एल्वियोलर सैक तक पढ़ा है हमने ना, तो लंग्स में कहां से स्टार्ट होंगे और कहां पे खत्म होंगे? यानी कि जो लंग्स का पार्ट होगा, एक चीज लिख लो, सेकेंडरी ब्रोंकस से स्टार्ट होके और जो एल्वियोलर डक्ट्स है ना, वहाँ तक लंच हो गया। हाँ मतलब ये तो चलेगा अपना लंग्स में, और इससे पहले प्राइमरी ब्रोंकस है वो कहाँ है? ट्रेकिया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। पेयर्ड फॉर्म में होते हैं ना। अच्छा लोब्स होती है ना लंग्स में, है ना? लोब्स प्रेजेंट होती हैं इसमें, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखो, ये सब पढ़ना है हमने, ये सब पढ़ना है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे कि स्टेप्स कौन से होंगे रेस्पिरेशन के। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के स्टेप्स कौन से होंगे? यहाँ से ये क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लो, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के स्टेप्स, फर्स्ट वाला कौन सा होगा? फर्स्ट तो हम कर रहे हैं ना ब्रीथिंग। ठीक है, इसमें हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं? इनहेलेशन, inhalation of oxygen and exhalation of CO2। दूसरा
दूसरा क्या बोलेंगे हम इसमें, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हम ले लेते हैं। इसमें भी देखो दोनों जोन डिस्कस करने हैं हमने, एक तो कौन सा, एक तो कंडक्टिंग जोन और दूसरा एक्सचेंज जोन। फिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो गया, फिर ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा कहाँ कहाँ, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड एल्वियोलाई। ठीक है, अब यानी कि ब्लड एंड एल्वियोलाई यानी कि ब्लड में चली गई ऑक्सीजन, तो फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड टू टिश्यूज। ये स्टेप है। ठीक है, ब्रीथिंग, इसके अंदर हमने पढ़ना है किसके बारे में, मैकेनिज्म के बारे में। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है, अब कंडक्टिंग जोन और एक्सचेंज जोन को हम इसमें रिलेट करने वाले हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है। फिर उसके बाद एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड एल्वियोलाई, कैसे ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन का। ठीक है, अब देखो ये करने के बाद हम यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। हमारे पास आएंगी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, वो भी हमने यहाँ पे क्या करनी है, कवर करनी है। आई थिंक क्लियर है यहाँ तक, या आगे स्टार्ट करें, होता है।